हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बना है मार्च 2024 में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 59 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 60 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो study247.in ये हमारी वेबसाइट है, इसको विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है इस पे भी आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है जनरल स्टडीज के लिए टेस्ट सीरीज। इसमें आपके सिलेबस के नोट्स वगैरह सब कंप्लीट मिल जाते हैं आपको। लेट्स बिगिन। आज थोड़े क्या मुंह में प्रॉब्लम है, छाले वाले हो रखे हैं, तो मैनेज कर लीजिएगा, आवाज डिफरेंट आ सकती है आपको। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसको दलित वर्ग संस्थान भी कहा जाता है कई बार। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, या फिर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा दलित वर्ग संस्थान, इसकी स्थापना किसने की थी? यह एस्टेब्लिश किया गया था 1924 में, 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो संस्थान है अछूतों की शिकायतें जो थी उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए काम करता था। इसकी स्थापना की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी? इनमें से किसने प्रत्येक राज्य में, हर स्टेट में एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद हो, उसकी सिफारिश किसने की थी? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, और इसी ने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। और इसी के तहत ही बाद में इस कार्यक्रम को ही चाहे बुनियादी प्राथमिक शिक्षा हो, उसकी गुणवत्ता बनाए रखना हो, बालिका शिक्षा पे विशेष जोर देने का भी इसमें बात हुई थी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होना चाहिए, ये भी इसमें रिकमेंड किया गया था। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये हो गया JPEG। JPEG क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसका उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? इमेजेस के लिए है JPEG। सी इसका सही आंसर आएगा। – 2011 में हुई जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जो सेंसस है अभी लेटेस्ट हमारे पास यही है, अभी नया सेंसस हुआ नहीं है, वो अंडर प्रोसेस है, कोविड की वजह से डिले हुआ। 2011 में जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? पॉपुलेशन डेंसिटी जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश है। केरला का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 859। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। तो केरला में 859 लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 828, वेस्ट बंगाल में 1029, बिहार में 1106, ये इन चारों में है। तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी इनमें से सबसे कम है। अगर भारत की बात करें तो सभी राज्यों में जो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 17 है, ये 17 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद ने घोषणा की कि संसद की घटक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है? इसका कहना है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा संशोधन अधिनियम लाया गया था जिसमें ये कहा गया
कि नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, जो पार्लियामेंट की पावर है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात हो रही है। तो ये लाया गया था, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, 42वां, और ये अधिनियम बनाया गया। और इसके अनुच्छेद जो 368 है उसमें भी अमेंड किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 368 क्या है, काफी सारे किस चीजों को बताता है। अमेंड करना हो कहीं तो आर्टिकल 368 में उसकी डेफिनेशन वगैरह है, तो आर्टिकल 368 में भी अमेंड कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? समानांतर फसल का इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है? देखिए, पैरेलल क्रॉप, समानांतर फसल पैरेलल क्रॉप है। कौन सी फसलें हैं जो पैरेलल क्रॉप है या किसे कहा जाता है? पैरेलल क्रॉप ऐसी फसल या फसलों को उगाने की एक पद्धति है जिसका जो नेचुरल और उसका व्यवहार है वो तो अलग हो सकता है, लेकिन उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। एक ही साथ में दो फसलें उगा दी, अब उनका जो प्राकृतिक व्यवहार है वो अलग हो सकता है उगाने की पद्धति का या फसल का, लेकिन उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, उनको कहा जाता है पैरेलल क्रॉप, समानांतर फसल। इसकी बात करें तो गेहूं और सरसों, ये पैरेलल क्रॉप का एग्जाम्पल है। और ये दोनों फसलें रबी की फसलें हैं। और आमतौर की बात की जाए तो इनको मिक्स्ड क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। 6:1 इनका रेशियो होता है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इनको व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुनना है। ये जो दिए हुए हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अभी तक जो टेस्ट करवाए हैं वो सारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा, ताकि कम से कम ये थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी। नॉर्थ से और साउथ की बात की है तो नॉर्थ से साउथ देखे तो सबसे पहले कोको चैनल है। कोको चैनल के बाद नारकोडम आइलैंड आता है, नारकोंडम आइलैंड। इसके बाद में बैरन आइलैंड है एंड देन लिटिल अंडमान। 1, 4, 2, 3। उन्नीस का भारतीय परिषद अधिनियम एक बड़े बदलाव से जुड़ा है जिसने फूट डालो और राज्य करो के ब्रिटिश एजेंडे का प्रचार किया। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा को स्वीकार किया गया था और उसके तहत ही जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की गई थी। इसके तहत जो मुस्लिम सदस्य थे उनका चुनाव मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाता था। इसी से फिर अलगाववाद के बीज बोए गए और अंततः देश का विभाजन का कारण बने। ये ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। भारत के संविधान के मसौदे की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत का संविधान है, इसका जो मसौदा था उसकी जांच करने वाली एक विशेष कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर विशेष कमेटी बनाई गई थी जो मसौदे की जांच के लिए, उसके अध्यक्ष थे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिए या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे? साधारण ब्रह्म समाज, इससे इनमें से कौन जुड़े हुए थे? देखिए, साधारण ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना की गई थी 1878 में। 15 मई 1878 को साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और इसमें आनंद मोहन बोस थे, शिवनाथ शास्त्री थे, उमेश चंद्र दत्ता थे, दुर्गा मोहन दास थे और इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में जो टाउन हॉल है वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। ये चारों ही
साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। मेघालय पठार निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग होता है? कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है, मेघालय पठार निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग होता है, या मेघालय पठार इसका छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि मेघालय पठार और छोटा नागपुर का पठार ये दोनों किस तरीके से अलग होते हैं, कौन सेपरेट करता है, या क्या है इनके बीच में। तो मेघालय पठार है ये, चाहे इसकी संरचना हो, उत्पत्ति हो, इसकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन है, जो या तो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। या तो मालदा गैप या मालदा गैप नहीं दिया हुआ हो तो आपको राजमहल गारो गैप ये ऑप्शन में हो तो भी दोनों एक ही है। मालदा गैप भी कहा जाता है और राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है इसको। मेघालय पठार है, मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग किया गया है और इसका जो निर्माण हुआ है वो भी डाउन फॉल्टिंग की वजह से ही हुआ था। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी है, ये भी एक परमानेंट इकोनॉमी है। पारिस्थितिकी एक स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1970 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, और एक वन संरक्षण आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी और बाद में इसमें और लोग जुड़ते गए, जिनमें मेनली गौरा देवी, सुदेशा देवी, सुरक्षा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये इसके और सपोर्टर थे मेनली। और भी कई लोग इसमें बाद में जुड़े, लेकिन ये इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। रिसाइकिल बिन विंडोज ओएस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसके द्वारा हटाई गई फाइलें रहती है। देखिए, रिसाइकिल विंडोज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हार्ड डिस्क से जो फाइलें हटाई जाती है वो फाइलें रहती है। इसमें कौन सी फाइलें रहती है? जो हार्ड डिस्क से हटाई जाती है वो फाइलें रिसाइकिल बिन में आ जाती है। आयुष में यू किससे संबंधित है? आयुष में यू किससे संबंधित है? यू का पूछा है, यू किससे संबंधित है? तो आयुष क्या है? आयुष एक सरकारी निकाय है, और दूसरा इसका अगर पूर्ण रूप देखा जाए तो आयुष में ए क्या है? आयुर्वेदा। आयुर्वेद, वाई इसमें यूनानी है, आयुर्वेद वाई योग है, यू यूनानी है, और एस सिद्ध और एच होम्योपैथी। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये है आयुष। अब यू पूछा है हमसे तो यू क्या है? यूनानी है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? एक क्वेश्चन 100% हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इस तरीके का जो भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो उनका आता है एग्जाम में। कानपुर राष्ट्रीय भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। लखनऊ में कौन सा है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। मेरठ में कौन सा है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, ये मेरठ में है। और आगरा में कौन सा है? केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित आंकड़े का वर्गीकरण है उसको क्या कहते हैं? जो आय, उत्पादन, भार इन पे आधारित जो डेटा है उसका वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ये डेटा वाले टॉपिक में से है क्वेश्चन। देखिए, इसमें कई वर्गीकरण है। मात्रात्मक वर्गीकरण है, भौगोलिक वर्गीकरण है, गुणात्मक वर्गीकरण है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण होते हैं इसमें। लेकिन जो आय, उत्पादन, भार है ये मात्रात्मक वर्गीकरण में आता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व क्या कहलाता है?
मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इसका सह अस्तित्व क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसकी विशेषता 3 गंभीर स्थितियों का जो सह अस्तित्व है उससे होती है। उसमें मेनली उच्च महंगाई दर हो, आर्थिक वृद्धि हो, उच्च बेरोजगारी हो। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इन दोनों को सह अस्तित्व क्या कहलाता है? निस्पंद स्फीति, स्टैगफ्लेशन। हाल ही समाचारों में रहा वुड वाइड वेब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वुड वाइड वेब, इसका संबंध किससे है? देखिए, वुड वाइड वेब है, ये माइक्रोराइजल कवक है, उसके द्वारा निर्मित जो भूमिगत नेटवर्क है उससे संदर्भित करता है। ये जो जंगलों में ये पौधे हो, पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ों को जोड़ता है। और जो कवक है उनको पौधों से शर्करा प्राप्त करने में भी लाभ होता है इसकी वजह से। और पौधों के जो कवक है उनसे आवश्यक जो मिनरल है या पोषक तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो भी प्राप्त होते हैं। तो वुड वाइड वेब क्या है? वुड वाइड वेब माइक्रोराइजल कवक द्वारा निर्मित भूमिगत नेटवर्क को ये संदर्भित करता है, जो पेड़ों की जड़ों को जोड़ता है। एनवायरमेंट का है ये आपके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, और बाकी तमाम वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। दिव्य वंदना, प्रतीत्य समुत्पाद और दीपवंश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म क्या है? शांति, करुणा और ज्ञान के मार्ग पे जोर देता है। अभिधम पटक मन और दुख का दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो कि एक मानव स्वभाव और संघर्ष के बारे में जो भी समझ है उसको, एक गहरी समझ को व्यक्त करता है। जबकि जो दिव्य वंदना है, दीपवंश है, महावंश है, मिलिंदपना है, ये अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ नैतिकता, ऐतिहासिक आख्यान और वास्तविकता की प्रकृति पर चर्चा के संदर्भ में ये अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। हाल ही में समाचारों में रहा सामी समुदाय निम्नलिखित में से किस देश का मूल निवासी है? एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है जो सरप्राइज करता है। सामी समुदाय, देखिए, नॉर्थ यूरोप के जो मूल निवासी है, नदर्न यूरोप, और नदर्न यूरोप में भी मेनली जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर जो कुछ हिस्सा रूस का है, उसके लोग सामी भाषा बोलते हैं। और ये आजकल लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। हिरन पालन सामी अर्थव्यवस्था का एक पारंपरिक आधार है, हिरन पालना। हालांकि उस प्रथा में अब काफी गिरावट आई है, और सामी लोग उत्तरी जो यूरोप है उसमें मछली पकड़ना हो या खनन वगैरह के भी काम में ये देखे जाते हैं। ये आजकल चर्चा में है। नॉर्वे, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आज थोड़ा सा छाले वगैरह हो रखे हैं, तो इसलिए 1-2 दिन से आपको नहीं करवाया जा रहा था। आज लग रहा था कि करवा सकते हैं टेस्ट, इसलिए आपके सामने लाए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपको रेगुलर टेस्ट, रिवीजन, ये सब करवाते रहेंगे आपके एग्जाम तक। आप निश्चिंत रहें और रिवीजन जरूर करते रहिएगा। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।